बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सऊदी में नौकरी करता था। वो हर माह लाखों बेचता। हम ऐश में जिंदगी गुजारते। जब अम्मा बहुत मोहब्बत से भाई के लिए खूबसूरत दुल्हन ले आई, पर कुछ दिन बाद ही वो भाभी हमसे चिढ़ने लगी। भाई भी अब पैसे भाभी को भेजने लगा। भाभी भाई से कहती, तुम्हारी माँ फजूल खर्च है। तो ये सुनकर भाई अम्मा को जलील कर देता। कुछ माह बाद फाकों की नौबत आ गई। भाई हमारे लिए जो पैसे भेजता वो भाभी अपने घर वालों पर खर्च करती। एक दिन भाभी ने अम्मा को और मुझे धक्के देकर घर से निकाला। उसी वक्त भाई सरप्राइज देने घर आ गए और अम्मा और मेरी ऐसी हालत देखकर मैं अपने कमरे में किताबों में सर दिए पूरी तरह मसरूफ थे। मेरे इम्तहानात सर पर थे। मैंने घर पर ही रहकर एफए के इम्तहान की तैयारी की थी। मैंने बहुत मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई की थी। मैं चाहती थी कि मैं इम्तियाजी नंबरों से पास हो जाऊं। भाई का फोन आया है। सोनिया ने कमरे में मुंह निकालकर मुझे इत्तला पहुंचाई और दोबारा जोश से बाहर की जानिब दौड़ गई। भाई का नाम सुनते ही मैं भी किताब बिस्तर पर उछालकर सर पर दौड़ी थी। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची तो सोनिया को फोन से चिपका पाया। उसने बाकायदा हाथ में एक लिस्ट पकड़ रखी थी और उस पर लिखी एक एक चीज का नाम भाई को बता रही थी, जबकि अम्मा अफसोस भरी नजरों से उसे घूर रही थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीनना चाहा। बस करो, अब मुझे भी बात कर लेने दो। तो उसने फौरन ही फोन एक तरफ कर लिया। सब्र नहीं होता तुमसे? पहले मेरी बात मुकम्मल होने दो। वो उंगली उठाकर बोली और फोन लिए सोफे पर जा बैठी। मैंने शिकायती नजरों से अम्मा की जानिब देखा। वो खुद बेचारी बेजार बैठी थी। मुझसे सब्र न हो रहा था। मैं अपने जहन में वो सब चीजें गिनने लगी जो मुझे भाई से मंगवानी थी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ भूल जाऊं। सोनिया की बिलाखिर बात खत्म हुई तो उसने मुझे फोन पकड़ा दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। हाल अहवाल के बाद में खुशी खुशी भाई को अपनी मतलूबा चीजें बताने लगी। मेरा नाम किरण है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। अब्बा की मामूली सी मुलाजमत थी। अब्बा की तनख्वाह में घर का गुजारा मुश्किल होता। हम 3 बहन भाई थे। भाई सबसे बड़ा था। दूसरे नंबर पर सोनिया थी, जबकि मैं सबसे छोटी थी। मेरे अम्मा अब्बा सादा शरीफ लोग थे। ना तो अब्बा में कोई नखरा मौजूद था और ना ही अम्मा की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थीं। अब्बा जो भी पैसे कमा कर लाते, अम्मा उनको किफायत शुआरी से खर्च करती। वैसे भी अब्बा की तनख्वाह इतनी थी ही नहीं कि फजूल खर्ची की जाती। अम्मा फजूल खर्ची की आदी थी भी नहीं। वो खुद एक गरीब घराने से ब्याह कराई थी, लिहाजा अच्छी तरह जानती थी कि शौहर की कमाई को किस तरह खर्च करना है। अब्बा और अम्मा के दीगर बहन भाई भी मौजूद थे, जिनमें से कुछ रिश्तेदार हमारी तरह गरीब ही थे, मगर कुछ रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर फाइज थे। अमीर रिश्तेदार हमसे मिलना पसंद न करते, जबकि बाकी सबका हमारे घर आना जाना लगा रहता। अम्मा अब्बा अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी खातिर मदारत जरूर करते। मैं और सोनिया भी अम्मा अब्बा की तरह सादा मिजाज की थी। हमें रंग बिरंगी चीजों का कुछ ज्यादा शौक न था। अम्मा अब्बा जो कपड़े ले देते हम चुपचाप पहन लेती, मगर भाई हमसे मुख्तलिफ था। उसे शुरू से ही अमीर होने का बहुत शौक था। वो जब अपने अमीर रिश्तेदारों के हम उम्र बच्चों के पास महंगी घड़ी या खिलौना वगैरह देख लेता तो उसका दिल चाहता कि अम्मा अब्बा उसको ऐसी ही चीजें लेकर दें। वो अक्सर औकात अब्बा से फरमाइश भी कर देता, मगर अब्बा के इख्तियार में कहा था कि वो ऐसी चीजें खरीदते फिरे। अब्बा घर की जरूरत की चीजें लाया करते। भाई की फरमाइश पर अम्मा अब्बा के साथ साथ हम बहनों का दिल भी कट कर रह जाता। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम अपने भाई की फरमाइश पूरी करें। वो बेशक मुझसे बड़ा था, मगर मैं भी उसके वैसे ही लाड उठाती जैसे अम्मा और सोनिया उठाया करती। हम बहन भाइयों में आपस में बहुत मोहब्बत थी। आम बच्चों की तरह हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा न हुआ करता। अम्मा अब्बा सुलझो और अमन पसंद थे। मैंने अम्मा अब्बा की आपस में कभी लड़ाई या बहस होते न देखी थी। अब्बा जो फैसला ले लेते, अम्मा उस पर बखुशी सर झुका देती। चूंकि अम्मा ने कभी अब्बा से बहस नहीं की थी, लिहाजा हम बहन भाइयों ने भी कभी आपस में एक दूसरे से बहस न की। हम एक दूसरे की राय और पसंद नापसंद का ख्याल रखते और इज्जत और एहतराम से एक दूसरे के साथ बात करते। मैंने अभी मैट्रिक का इम्तहान पास ही किया था कि एक होलनाक वाकया हमारी जिंदगियों पर बुरी तरह असरअंदाज हुआ। अब्बा का बाजार जाते हुए एक्सीडेंट हुआ और वो बिल्कुल चारपाई से लगकर रह गए। अब्बा को शदीद चोटें आई थी। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर उनका खून काफी हद तक बह गया था। 1 हफ्ता अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। अब्बा के पांव में इस कदर चोटें थी कि वो चलने फिरने से कासिर थे। हम अब्बा का हर तरीके से ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब्बा को अपनी माजूरी का बहुत दुख था। वैसे तो डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि ये कुछ अरसे बाद चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन अब्बा के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना आसान न था। भाई भी अभी कॉलेज में ज़ेर तालीम था
वो कमाने के काबिल न हुआ था। अब्बा को ये फिक्र थी कि घर का खर्चा कौन चलाएगा। ऐसी हालत में वो काम पर तो ना जा सकते थे। अम्मा अब्बा की ढारस बनी हुई थी। वो उनको हौसला देती कि अल्लाह ने कभी किसी को तनहा नहीं छोड़ा। रिस्क की जिम्मेदारी खुदा ने ले रखी है, आप क्यों फिक्र करते हैं? हमें वही रिस्क अता करेगा। आप बस अपनी सेहत पर तवज्जो दें। मैं और सोनिया भी अब्बा की दिलजोई में लगी रहती, मगर अब्बा ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। उनकी हालत में बेहतरी आने के बजाय मजीद खराबी आती गई। अब्बा एक माह चारपाई पर गुजार कर मुंह मोड़कर इस दुनिया से चल बसे। अब्बा के साथ पेश आने वाले हादसे से हम सब बेहद दुखी थे, मगर अब्बा की मौत ने तो बिल्कुल ही बेहाल कर दिया। दिल था कि गम से फटा जाता। भले अब्बा चारपाई से लगे थे, मगर उनके वजूद से ही बड़ी ढारस थी। अब्बा हमारी आंखों के सामने मौजूद तो थे। अब्बा की खाली चारपाई को देखकर दिल खून के आंसू रोता, मगर सब्र करना ही बेहतरीन हल था। हम सब एक दूसरे को हौसला देने में लगे रहते। अब्बा की मौत ने हम बहन भाइयों को एक दूसरे से मजीद करीब कर दिया था। अब अब्बा के बाद हम सब की उम्मीदों का वाहिद मरकज भाई था। हम नहीं चाहते थे कि वो अपने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़े। हम माँ अब्बा दोनों का ये ख्वाब था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और घर के हालात बदले। मगर इससे पहले कि वो घर के हालात बदलता, वक्त ने हमारे हालात बदल दिए थे। यतीम होने के बाद उसका तालीम जारी रखना मुमकिन न था। मैं नौकरी के साथ भी तालीम हासिल कर सकता हूँ, अम्मा आप फिक्र न करें। उसने अम्मा के चेहरे पर एक उदास नजर डालकर उनको तसल्ली दी और अपनी तालीम को खैर बात कहकर नौकरी की तलाश में लग गया। उसका इरादा था कि जब उसको नौकरी मिल जाएगी या वो सेटल हो जाएगा, तब वो अपनी तालीम फिर से जारी करेगा। भाई ने भी एफए का इम्तहान पास किया था। उसको अच्छी नौकरी न मिल सकती थी। भाई ने अपनी दोस्त की मदद से बाजार में एक छोटा सा ठेला लगा दिया, जिस पर वो लड़कियों के बनाव सिंगार की चीजें बेचता, जिनमें ज्वेलरी और बालों के क्लिप वगैरह शामिल थे। भाई का काम कुछ दिनों में ही चल निकला था। मुनाफा बहुत ज्यादा तो ना होता, मगर हमारी गुजर बसर होने लगी थी। अब्बा के बाद भाई ने हमें भी आसरा न छोड़ा था और उसने घर को संभाल लिया था। अब्बा के बाद अब वही घर का बड़ा था। भाई जब भी अपना माल दूसरे शहर से सस्ते दामों खरीद कर लाता, हम पुरशौक नजरों से उन चीजों को देखते जिसमें जदीद ज्वेलरी मौजूद होती। भाई कभी कभार उनमें से एक आधी चीज हमें दे देता तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहता। वो हमारे चेहरे पर मौजूद खुशी देखकर खुद भी मुस्कुरा देता। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो हमसे बार बार वादा करता। हमें अपने भाई के वादे पर दिलो जान से यकीन था। यकीनन वो हमारे लिए ऐसा ही करेगा। हमने कभी ना सोचा था कि ये सब कैसे होगा। सिर्फ इस बात पर यकीन रखा था कि अगर भाई ने वादा किया है तो वो जरूर अपना कहा सच कर दिखाएगा। हम दोनों बहनें हमेशा भाई के लिए दुआगो थीं कि अल्लाह उसको इस कदर नवाजे कि हमें जमाने में किसी और का मोहताज ना होना पड़े। मैंने और सोनिया ने दोनों ने ही मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी। कुछ आमदनी तो हो जाया करती, मगर वो हम सब के लिए नाकाफी थी। मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला न ले पाई, मगर मैं चाहती थी कि मैं घर में रहकर तैयारी करूं और प्राइवेट एफए का इम्तहान पास कर लूं। हम तीनों बहन भाई बेहद मेहनत कर रहे थे। अम्मा के मामू सऊदी अरब में रहा करते थे। वो बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान आए तो वो अम्मा से अब्बा की मौत का अफसोस करने चले आए। हमारे घर के हालात देखकर उनको काफी अफसोस हुआ, मगर वो इस बात पर खुश और हैरान थे कि भाई ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर बाप के बाद घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। बहुत कम नौजवान ऐसे होते हैं जो अपने बाप के बाद घर का बड़ा बनकर दिखाते हैं। जमील में वो जिम्मेदारी मौजूद है। उन्होंने भाई की काफी हौसला अफजाई की तो भाई भी खुश हो गया। मेरे पास सऊदी अरब में कुछ लड़कों की जरूरत है। वैसे तो मैं वहीं से लड़के रख लेता हूं, मगर अगर जमशेद मेरे साथ सऊदी अरब जाना चाहे तो मैं उसको ले जाने को तैयार हूं। मामू की बात सुनकर जहां अम्मा हैरान थी, वहां हम दोनों बहनें भी हैरान थी। अम्मा का हौसला ना था कि इकलौते बेटे को इतनी दूर भेज दें, मगर भाई ये बात सुनकर बहुत पुरजोश था। उसने मामू से फौरन हामी भर ली कि वो खूब मेहनत करेगा और उनको मायूस न करेगा। अम्मा को भाई के जाने पर एतराज था। मामू तसल्ली देकर चले गए थे कि वो जल्दी उसे वहां बुलाने का इंतजाम करेंगे। अम्मा ना चाहती थी कि भाई मुल्क से बाहर जाए। वो हमारा इकलौता आसरा था। अम्मा का कहना था कि बाहर जाकर औलाद अपने माँ बाप और घर वालों को भूल जाती है, मगर हम बहनें जानती थी कि भाई ऐसा न था। भाई और हमने मिलकर अम्मा को मना लिया, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अगर भाई खुद वहां जाना चाहता था और मेहनत करना चाहता था तो हमें उसकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए था। यही बात मैंने अम्मा को समझाई तो उन्हें जल्दी समझ आ गई। वो एक माँ थी, उनका दिल परेशान होना बनता भी था, मगर वो बेटे की तरक्की की राह में रुकावट बनना नहीं चाहती थी। वो भी चाहती थी कि हमारे घर के हालात बदले
और वो अपने बच्चों को जिंदगी की हर सहूलत मुहैया करें। अगर भाई की बदौलत ये मुमकिन हो रहा था तो उन्हें एतराज नहीं करना चाहिए था। ये बात अम्मा को समझ आई तो उन्होंने भाई को सऊदीया जाने की इजाजत दे दी। मामू ने वापस जाकर कुछ माह में ही भाई को सऊदीया बुलाने के लिए इंतजाम कर लिए और भाई हम सबको छोड़कर सऊदी अरब चला गया। भाई ने वादा किया था कि वो अपनी पहली तनख्वाह सारी की सारी हम बहनों की फरमाइशें पूरी करने में लगाएगा। तुम लोगों को जो भी चीज चाहिए वो सोच कर रखो, जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं तुम लोगों को यहां से ढेरों चीजें भिजवाऊंगा। मैं और सोनिया तो ये सुनकर खुशी से छलांगे लगाने लगी। अम्मा ने हमें काफी मना किया कि अगर भाई की अच्छी कमाई शुरू हो रही है तो फजूल खर्ची में उड़ाने के बजाय अपनी शादियों के लिए पैसे जमा करके रखो। मगर हमारी भी कुछ फरमाइशें थीं जो हमेशा से दबाए हुए थे हम, लिहाजा हम वो चीजें खरीदना चाहते थे। मैंने और सोनिया ने अपनी अपनी लिस्ट बनाकर रख ली थी। भाई का फोन आया तो हमने खुशी खुशी भाई को सारी चीजें गिनवा दी। भाई ने वादे के मुताबिक कुछ अरसे में ही हमें हमारी मतलूबा चीजें भेज दी। मैं और सोनिया वो चीजें देखकर बेहद खुश थी और उनको इस्तेमाल करने के लिए तड़प रही थी। मगर उनमें से ज्यादातर चीजें अम्मा ने अपने कब्जे में रखकर संदूक में डालकर ताला लगाकर रख छोड़ी। जब तुम लोगों की शादी होगी तो ये चीजें जहेज में शामिल करके दे दूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया था। न जाने हमारी शादी को अभी कितना अरसा बाकी था, तब तक तो इन सब के इस्तेमाल करने की मयाद भी गुजर जानी थी। मैंने अम्मा को ये बात समझाई मगर उनकी समझ में न आई। भला इन चीजों की क्या मयाद होती है, ये सारी जिंदगी चल सकती है। अम्मा मेरी बेवकूफी पर हैरान थी। कुछ ही अरसे में हमारे घर के हालात काफी हद तक बदल गए थे। भाई महीने के लाखों रुपए भेजता और हम खूब अय्याशी करते। अम्मा को ज्यादा फजूल खर्ची की आदत न थी, मगर फिर भी वो हमारी कोई ख्वाहिश रद्द न करती। भाई ने अम्मा को खास ताकीद कर रखी थी कि आपने इनकी कोई फरमाइश नहीं टालनी। अम्मा काफी रकम जमा करके भी रख रही थी ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। घर तो हमारा अपना था मगर टूटा फूटा था। अम्मा ने घर की मरम्मत में अच्छा खासा पैसा लगाया और नए सिरे से घर सेट करवा लिया। हमारे हालात बदले तो अमीर रिश्तेदारों की नजरें भी बदलने लगी। सोनिया के लिए अच्छे घराने से रिश्ता आया था। लड़के वाले अम्मा के देखे भाले और अच्छे खाते पीते लोग थे। अम्मा ने भी भाई के मशवरे से सोनिया का रिश्ता पक्का किया और उसकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। भाई को सऊदीया गए 2 साल हो गए थे। वो सोनिया की शादी में शिरकत करने आया तो अम्मा ने उसे भी खूंटे से बांधने का सोचा। न जाने दोबारा वो कितने साल बाद लौट कर आता। अम्मा और भाई ने सोनिया की शादी पर भी दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। अम्मा ने सोनिया को जरूरत का हर सामान जहेज में दिया। मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर रखी है, अम्मा ने भाई से कहा तो मेरे कान खड़े हो गए। अम्मा ने मुझसे इस बारे में न तो कोई बात की थी और न मशवरा। अच्छा अम्मा, कौन है? भाई ने तजस्सुस से पूछा। तुम्हारी खाला की नंद की बेटी फायजा। कैसी लगती है तुम्हें? अम्मा ने खानदान की सबसे प्यारी लड़की का नाम लिया तो मेरी बाँछें खिल गईं। वो ना सिर्फ शक्ल सूरत बल्कि अखलाक की भी अच्छी थी। भाई 3 माह के लिए आया था। सोनिया की रखसुती को 1 हफ्ता गुजरा था और भाई के पास मजीद 2 माह थे। तुम कहो तो मैं बात आगे चलाऊं? अम्मा ने भाई को बगौर देखते हुए पूछा। देख लें अम्मा, अगर आपको पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। भाई ने अपनी रजामंदी जाहिर की तो अम्मा खुशी से निहाल हो गई। अम्मा ने हथेली पर सरसों जमाई तो जमाई। लड़की वालों ने भी अम्मा का वो साथ दिया कि मैं और भाई हैरान रह गए। अम्मा ने ना सिर्फ रिश्ता दिया बल्कि रिश्ता मंजूर होने के बाद शादी की तारीख भी तय कर दी। भाई की चांद से दुल्हन रुखसत होकर घर आ पहुंची। अम्मा ने जैसे सोनिया की शादी में कोई कमी न रखी थी, ऐसे ही भाई की शादी में भी किसी किस्म की कोई कमी न रखी और अपनी बहू को एक से बढ़कर एक जोड़े चढ़ाए। भाई की शादी अम्मा ने 1 माह में ही कर दी थी, लिहाजा हम शादी से पहले भाभी को अच्छी तरह जान ना पाए थे। भाई अपनी शादी के 1 माह बाद वापस सऊदी अरब चला गया। उसका इरादा अगले 6-7 माह बाद वापस चक्कर लगाने का था। भाई की गैर मौजूदगी में अम्मा ने भाभी का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश की ताकि वो अपने घर से यहां चले आने की कमी महसूस न करे। मगर भाभी का रवैया शुरू से ही अम्मा के साथ कुछ ठीक न था। मैंने भी भाभी से दोस्ती लगाने की कोशिश की क्योंकि सोनिया की शादी के बाद से मैं घर में बहुत बोर होती थी। मगर भाभी को शायद पसंद ही न था कि वो मुझसे या अम्मा से ज्यादा घुल मिलकर बातें करे। वो अपने आप में सिमटी रहती और कोई भी इजाफी बात करना पसंद न करती। अगर अम्मा उससे कोई बात पूछती भी तो बस वो हूं हां में ही जवाब दे देती। उसने बावर्ची खाने का भी कोई काम न संभाला। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही बैठी रहती और कमरे से बाहर ना निकलती। अगर हम उसके कमरे में जाकर बैठ जाते तो भी वो चुपचाप बैठी रहती या अपने फोन में लग जाती। उसके रवैये से साफ जाहिर था कि वो हमसे किसी भी किस्म की कोई दोस्ती तो दूर की बात
बातचीत भी करना नहीं चाहती थी। उसका रवैया देखकर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी पीछे हट गई, मगर अम्मा तो उसकी सास थी। वो कैसे उसे यूं अपने आप में मगन रहने देती। अम्मा ने उसे घर के कुछ कामों के बारे में बताया और उसकी जिम्मेदारी लगाई कि आज से ये काम उसे संभालने होंगे। वैसे तो बावर्ची खाने के ज्यादातर काम मैं और अम्मा ही निपटा लेती। अम्मा ने उसे भी छोटी मोटी कामों की ड्यूटी दे दी थी, मगर उसने अपनी ड्यूटी आसान तरीके से ना निभाई, बल्कि भाई को अम्मा की शिकायत लगा दी कि अम्मा ने उस पर पूरे घर का काम डाल दिया है। भाई ने अम्मा से फोन पर कहा कि उसको अभी काम करना नहीं आता, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी, इसीलिए आप अभी उसे कोई काम ना कहें। अम्मा भाई की बात सुनकर हैरान थी। अम्मा ने तो ऐसे काम ही कहे थे जो हर लड़की को करने आते हैं, जैसे बर्तन धोना और बावर्ची खाने को समेटना वगैरह, मगर उसने न जाने भाई को क्या शिकायत लगाई थी। अम्मा ने उसे किसी भी किस्म की कोई भी काम करने का बिल्कुल कहना छोड़ दिया था। अगर वो कोई काम नहीं करती तो हम दोनों मिलकर कर लेंगे, तुम उसे छोड़ दो। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी। मुझे कोई इतना खास फर्क न पड़ता था, क्योंकि मैं पहले भी काम करती थी और अब भी कर लेती, तो क्या मुजायका था। हमारा नीचे वाला पोर्शन मुकम्मल हो चुका था। अम्मा चाहती थी कि अब वो ऊपर वाले पोर्शन की भी मरम्मत और तामीर करवा लें, ताकि आने वाले कुछ अरसे में भाई और भाभी को ऊपर शिफ्ट कर सकें, क्योंकि अम्मा ने उसके तेवर देख लिए थे। वो घुल मिलकर रहने वालों में से ना थी। लिहाजा भाई जब पैसे भेजता तो अम्मा ऊपर का थोड़ा बहुत मरम्मत का काम करवा लेती और सारे पैसे उसी में लग जाते। भाभी को ये बात एक आंख ना भाई कि अम्मा उसके शौहर का सारा पैसा यूं लुटा रही थी। उसने भाई को न जाने क्या शिकायत लगाई कि अम्मा उसे खर्चे के लिए रुपया भी नहीं देती और सारा पैसा अपनी बेटियों पर और फजूल खर्ची करते हुए उड़ा देती हैं। हालांकि अम्मा बिल्कुल भी फजूल खर्च न थी, वो घर की चीजें बना रही थी। उन्हीं पैसों से उन्होंने सोनिया की और भाई की शादी की थी। अब जबकि दोनों फराइज से फारिग हुई थी तो अम्मा ने ऊपर वाला पोर्शन बनाने का सोचा था, मगर मैं भाभी से ज्यादा भाई के रवैये पर हैरान थी कि वो कानों का कितना कच्चा निकला था। वो अम्मा से ज्यादा अपनी बीवी की बातों को सुनता और उन पर यकीन करता। भाई ने पहले ही अपनी बीवी को अलहदा पैसे भिजवाने शुरू कर दिए। अम्मा को इस बात पर कोई एतराज न हुआ। हालांकि उसने अम्मा को भेजे गए पैसों में काफी कमी कर दी थी और वही पैसे अपनी बीवी को भिजवाने लगा था। फिर भी अम्मा खुश थी कि चलो कोई नहीं, इतने पैसों में हम दोनों माँ बेटी का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। बल्कि अम्मा इसमें बचत करके ऊपर वाले पोर्शन में कुछ न कुछ पैसा लगा ही देती। भाई 6 महीने के बाद लौट आया था। वो अपनी बीवी का यूं होकर रह गया था। वो ज्यादातर अपने कमरे में घुसा रहता या फिर अपनी बीवी को सैर कराने ले जाया करता। अम्मा हैरान थी कि उनके बेटे का रवैया इतनी जल्दी बदल गया था। वो तो हम माँ बहनों पर जान निछावर करने वाला नौजवान था, मगर अब वो ऐसा बदला कि पूरा पूरा दिन हमारे कमरे में भी झांक कर नहीं देखता। वो अक्सर रात का खाना भी बाहर खाकर चले आते। भाई ने एक बार भी कभी हमें साथ चलने को न कहा था। भाई ऐसा न था, हम उसे अच्छी तरह जानते थे। ये सब उसकी बीवी का कसूर था, क्योंकि वही भाई के साथ अकेले घूमना चाहती थी। वैसे भी अम्मा को तो बाहर घूमने फिरने का कोई खास शौक न था। अम्मा का कहना था कि मियाँ बीवी को अलहदा वक्त गुजारी के लिए मौका फराहम करना चाहिए। और वैसे भी भाई इतने अरसे के बाद सऊदी अरब से आया है, उसने फिर से वापस चले जाना है। उसके पास अपनी बीवी के पास गुजारने के लिए यही वक्त है, लिहाजा हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं करना चाहिए। अम्मा समझदार थी, वो सारी बातों को समझती थी। मेरे दिल में भाई के खिलाफ शिकायत आ जाती तो अम्मा मुझे समझा बुझा देती, मैं भी समझ जाती और मेरा रवैया भाई और भाभी के साथ बिल्कुल ठीक रहता। अम्मा अब सारा पैसा फजूल कामों में लगा देती है। जब हम नीचे वाले पोर्शन में आराम से रह रहे हैं तो ऊपर वाले पोर्शन की तामीर करवाने की क्या जरूरत है। किरण ने तो वैसे भी रुखसत होकर अपने घर चले जाना है और हम तीनों के लिए एक पोर्शन काफी है। मैं अब फायजा को ही सारी रकम भिजवाया करूंगा, वही घर का खर्चा करेगी। मेरी नौकरी आज है, अगर कल को चली जाए तो हमारे पास इतना सरमाया मौजूद हो कि मैं वापस आकर अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकूं। भाई की बात सुनकर अम्मा के साथ साथ मैं भी हैरान थी। भाई तो अच्छी तरह जानता था कि अम्मा फजूल खर्च न थी। अगर ऊपर वाले पोर्शन में पैसे लगा रही थी तो उसके पीछे भी एक मकसद था। जब तक हम अपना ऊपर वाला पोर्शन इस्तेमाल नहीं करते तो उसको किराए पर चढ़ाकर इजाफी पैसे कमा सकते थे। मगर भाई कोई भी बात सुनने को तैयार न था। वो अम्मा को बातें सुनाकर चलता बना था, जबकि अम्मा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। भाई 3 महीने पाकिस्तान में गुजारने के बाद वापस लौट गया, मगर इस बार उसके जाने के बाद बहुत तब्दीली आई थी, क्योंकि उसका रवैया भी हमारे साथ बदल चुका था। वैसे भी उसकी बीवी मजीद हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगी थी। भाई अब अम्मा के बजाय भाभी को ही पैसे भिजवाता और वो अम्मा को एक एक पाई का हिसाब करके पैसे देती और घर का खर्चा भी खुद ही चलाती। वो अपनी बहनों को लेकर बाजार चली जाती और महीने का थोड़ा बहुत सौदा ले आती
और अम्मा को साफ बता देती कि इतने ही सौदे में गुजारा करना है, जबकि मैंने बाकी रकम महफूज कर दी है ताकि हमारे मुस्तकबिल में काम आ सके। हालांकि वो रकम महफूज न करती थी बल्कि अपने घर वालों पर खर्च करती। मैंने अक्सर उसे और उसकी बहनों को बाजार से थैले भर भर कर सामान लाते देखा था, जो वो अपने कमरे में लेकर गायब हो जाती। उसमें कई तरह के जोड़े और जूते मौजूद होते। उसमें से ज्यादातर सामान उसकी बहनें ले जाया करती और वो उनकी खरीदारी पर काफी पैसा खर्च करती। भाभी की बहन की शादी थी और उस पर भाभी ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। उसके जहेज का काफी सामान भी उसको खरीद कर दिया। भाभी ने ये बात हमें न बताई थी, लेकिन किसी न किसी तरह हमें ये बात पता चल चुकी थी। वो भाई की कमाई जैसे मर्जी खर्च कर सकती थी। वो उसकी बीवी थी और उसका भाई पर हक था, मगर हम माँ बेटी का भी भाई की कमाई पर हक तो बनता था, जबकि घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। भाभी ने अपनी बहन की शादी पर इस कदर पैसा खर्च किया कि उसने घर का कोई सौदा सरफ न डलवाया। घर में पकाने के लिए कुछ न था। वो तो सुबह सवेरे अपनी बहनों के साथ निकल जाती और रात गए वापस आती, जबकि हम दोनों माँ बेटी के लिए खाने के लिए भी घर में कुछ न पकता। अम्मा ने साफ साफ कहा कि घर में सारा राशन खत्म हो गया है, लिहाजा बेहतर है कि राशन डलवा दो। मगर वो कंधे उचकाकर कहने लगी, अभी आपके बेटे ने पैसे नहीं भेजे, जब पैसे भिजवाएगा तो मैं खरीदारी कर लूंगी। हालांकि भाई हर महीने की पहली तारीख को पैसे भिजवा दिया करता था, मगर इस बार उसने सारे पैसे अपनी बहन की शादी पर खर्च कर लिए थे और अभी महीना खत्म होने में भी काफी दिन थे। ऐसे भी हम दोनों माँ बेटी का गुजारा कैसे होता, ये बात हम समझने से कासिर थी। हम दोनों माँ बेटी के बारे में भाभी के इरादे कुछ ज्यादा नेक न थे। सुनो किरण, मेरी बात सुनो। अम्मा ने मुझे चंद पैसे देकर बाजार से कुछ सौदा सरफ लाने भेजा था। तभी मुझे गली के नुक्कड़ पर अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। वो उस्मान था, जो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। तुम कहाँ होती हो, अब दिखाई नहीं देती? वो फूली हुई सांस के साथ बोला। तो मैंने हैरान नजरों से उसकी जानिब देखा। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी क्या जरूरत आन पड़ी? मैं जरा वसीले लहजे में बोली थी। किरण, मेरी नौकरी लग गई है। मैं दरअसल अम्मा को तुम्हारे घर भेजना चाहता था। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। मैं उसकी बात बिल्कुल समझी न थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी नौकरी से हमारा क्या लेना देना? मैंने भवें चढ़ाकर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहा हूं। तुम्हें पसंद करता हूं मैं। उसकी बात सुनकर मैं चुप की चुप रह गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा न था। वो अक्सर मेरी तरफ मुतवज्जह रहा करता और सोनिया की शादी में भी वो मेरे इर्द गिर्द ही मंडला रहा था। मगर आजकल भाभी ने घर में ऐसा तूफान मचाया हुआ था कि मेरा किसी और तरफ ध्यान ही न रहा था। मुझे नहीं मालूम, तुम अम्मा से बात करो। वो सवालिया नजरों से मेरी जानिब देख रहा था। तभी मैंने घबराकर जवाब दिया और आगे बढ़ गई। अभी घर के हालात इस काबिल कहाँ थे कि अम्मा मेरे रिश्ते के बारे में सोचती। उस्मान को तो जैसे मेरे जवाब का इंतजार था, उसने अगले ही दिन अपनी मां को रिश्ता देकर भेज दिया। वो हमारे मोहल्ले के एक मुअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक रखता था, पढ़ा लिखा था और अब तो उसकी नौकरी भी लग गई थी। ऐतराज वाली कोई बात न थी, मगर भाभी के कान खड़े थे। अम्मा ने उन्हें भाई से मशवरा करके जवाब देने का कहा तो वो लोग लौट गए। बज़ाहिर तो सब ठीक है, तुम्हारा दिल क्या कहता है? अम्मा ने मेरी राय जाननी चाहिए। अम्मा, आप भाई से पूछ लें, मैं क्या कहूं? मुझे नहीं मालूम। मैंने सारा मामला भाई पर डाल दिया, मगर मुझे अपने गाल दहकते हुए महसूस हो रहे थे। अम्मा कहीं मेरे चेहरे से कुछ अंदाजा ही न लगा लें कि उस्मान मुझे पसंद करता है। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा ना सोचा था, मगर उसका मुझसे पसंदीदगी का इजहार करना और फिर रिश्ता भी भिजवा देना मेरा दिल नरम कर गया था। मैं फौरन ही बावर्ची खाने में जा घुसी, मगर सामने खड़ी भाभी को देखकर ठिठक गई। वो सड़ता पैर मेरा जायजा ले रही थी। अच्छी जगह हाथ मारा वैसे तुमने, चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा इसके साथ? वो चुपते हुए लहजे में बोली तो मैं चौंक गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। अरे क्यों कुछ नहीं है, तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता रहा है। वो यकीनन हवा में तीर चला रही थी, मगर मेरा दिल बुझ चुका था। मैं बुझे दिल से बावर्ची खाने से बाहर आई। अम्मा, आप उन लोगों को इस रिश्ते के लिए मना कर दें। मैं अम्मा को हैरान छोड़ती छत पर चली आई थी। सुहाने ख्वाब शुरू होने से पहले ही टूट गए थे। अम्मा के पास कुछ पैसे मौजूद थे जो अम्मा ने भाई के पहले भेजे गए पैसों में से मेरी शादी के लिए बचा कर रखे थे। अम्मा ने वही पैसे निकाले और उसमें से घर का खर्चा करने लगी, मगर अम्मा चाहती थी कि ये बात भाभी को पता न चले कि उनके पास कोई पैसे मौजूद हैं, वरना भाभी बिल्कुल ही हाथ रोक लेती। अम्मा जरूरत का मुनासिब सा सामान लेकर आई जो महीने के आखिर तक चल जाता और हम माँ बेटी का गुजारा हो जाता। लिहाजा हम तंगी के साथ गुजारा करने लगे, मगर अगला महीना शुरू होने के बाद भी भाभी ने घर में राशन न डलवाया। मैं तो घर में खाना नहीं खाती, इसीलिए राशन डलवाने की क्या जरूरत है।
आप लोग अपना देख लें, जैसे गुजारा करना है कर लें। वैसे भी किरण सारा दिन फारिग होती है, इधर उधर नैन में टक्का करती रहती है। इससे बेहतर नहीं है कि कोई काम कर ले, उससे 4 पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। इसकी पढ़ाई का क्या फायदा? अगर ये चाहे तो कोई नौकरी करके पैसे कमा सकती है। भाभी की बात सुनकर अम्मी को एक धचका लगा था। हमारे खानदान में लड़कियां नौकरी नहीं किया करती और ना ही हम बेटियों की कमाई खाते हैं। ये बात तुम्हारे शौहर को भी अच्छी तरह से मालूम है। अम्मा ने उसे गुस्से में कहा तो वो हूं कहती हुई अपने कमरे में गायब हो गई। हमारे खानदान की लड़कियां नौकरियां नहीं करती। अकड़ तो देखो इन माँ बेटी की। मैंने सारी अकड़ ना निकाल दी तो कहना तुम आ जाना और जो कुछ लेना हो बाजार चलकर ले लेना। मैं सहन में कपड़े धो रही थी। जब मैं पानी की मोटर चलाने भाभी के कमरे के पास गई तो मुझे भाभी की आवाज साफ सुनाई दी गई। वो शायद अपनी किसी बहन से फोन पर बात कर रही थी। मुझे उसकी बात सुनकर इस कदर दुख हुआ कि जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। न जाने उसे हम माँ बेटी से क्या दुश्मनी थी। हालांकि अम्मा ने और ना मैंने आज तक उसे कुछ न कहा था। वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती आई थी। सारा पैसा भी उसके हाथ में था और ना ही वो घर का कोई काम करती थी। फिर भी उसे हमारा वजूद बिल्कुल बर्दाश्त न था। मैंने अम्मा को ये बात ना बताई कि उन्हें भी ये सब सुनकर बहुत दुख पहुंचेगा। घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया था और अब अम्मा के पास इतनी रकम मौजूद न थी कि अम्मा कोई सामान खरीद कर ला सकती। भाभी अपना लाया गया सामान तो अपने कमरे में रखती या बावर्ची खाने की अलमारी में रखकर ताला लगा देती। अम्मा उसको कई बार कह चुकी थी कि घर में राशन डलवा ले, मगर उसके कान पर जूं तक न रेंगती। वो बहुत ही बेहिस किस्म की इंसान थी। उसे हमें तंग करने में न जाने क्या मजा मिला करता। तुम राशन क्यों नहीं डलवा रही हो? आखिरकार अम्मा का जब जवाब दे गया तो अम्मा चीख पड़ी, पैसे खत्म हो गए हैं, पैसे आएंगे तो डलवा दूंगी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि पैसे खत्म हो गए हों? वो महीने के लाखों रुपए भिजवाता है और घर का खर्चा इतना तो नहीं है कि राशन भी ना आए तब भी सारे पैसे खत्म हो जाएं। आपने भी तो इतने अरसे अपनी बेटी की कमाई लुटाई है या उसमें से कुछ बचा कर रखा है तो उसका मंगवा लेना सामान। वो तेज लहजे में बोली। उसे शायद लगता था कि अम्मा के पास बहुत पैसे हैं, जबकि अम्मा सारा पैसा घर का सौदा लाने में खर्च कर चुकी थी। तुम किस कदर घटिया सोच की मालिक इंसान हो। हम दोनों माँ बेटी फाके कर रही हैं और तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मेरे पास पैसे मौजूद हैं। खुदा तुम्हें कभी न बख्शे। अम्मा ने उसे बद्दुआ दी तो उसका पारा चढ़ गया। आप होती कौन है मुझे इस तरह से बद्दुआ देने वाली? अगर बद्दुआ देनी है तो अपनी बेटी को दो। तुम्हारी बेटी को खुदा कभी न बख्शे। वो साफ साफ बदतमीजी पर उतर आई। मैं अम्मा को चुप करवाने लगी कि एक बदतमीज के मुंह लगने का क्या फायदा था। तुम माँ बेटियां मेरे शौहर को लूट लूट कर खा गई हो। निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। ये घर मेरे शौहर की कमाई से ही बना है। वो न जाने अपने शौहर की कमाई को क्या समझ रही थी। हालांकि ये घर अब्बू के पैसों का बना था। तब टूटा फूटा जरूर था, मगर उसकी मरम्मत भाई के पैसों से हुई थी। इस घर में मेरे शौहर का ही हक है। उसने अम्मा और मुझे धक्के देने शुरू कर दिए। मैं हैरान परेशान थी। मुझे तो अपना दिफा करना भी ना आता था। ऐसी नौबती कभी ना आई थी। मैंने अम्मा को बचाने की कोशिश की। निकलो मेरे घर से अभी के अभी। वो हमें घसीटती हुई बाहर दरवाजे पर ले गई, जबकि हमने अपने आप को बचाने की कोशिश की। मोहल्ले वालों को तमाशा दिखाने का क्या फायदा था? मैं क्या निकलूंगी? ये मेरे बेटे का घर है, मेरे शौहर का घर है। निकलना होगा तो तुम ही निकलो। मगर उसकी ताकत हम दोनों माँ बेटी से ज्यादा थी और वो हमें धक्के मारने लगी तो मैंने अम्मा का बाजू पकड़ा। चले अम्मा यहां से। इसने हमें इस कदर जलील किया है, इसके बावजूद भी अगर इसी दर पर पड़े रहेंगे तो हमसे बड़ा बेगैरत कोई ना होगा। अब एक पल इधर नहीं रुकना। हाँ, सारी गैरत तो तुम्हारे अंदर ही है और इतनी गैरत तुम माँ बेटी में होती तो कब का चले जाते। मेरा रवैया तुम लोगों ने देख ही रखा था। मैंने तो पहले दिन से ही तुम्हें मुंह न लगाया था, फिर भी रीटों की तरह यहीं की यहीं पड़ी हो। अभी के अभी निकल जाओ। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल खड़ी हुई और अम्मा भी मेरे पीछे ही आ गई। मेरे पाँव में जूता तक न था। उसने फौरन निखट से दरवाजा बंद कर दिया कि कहीं हम माँ बेटी वापस ना आ जाएं। शाम का अंधेरा फैलने के करीब था। हम घर से तो निकल आए थे, मगर अब कहाँ जाते? सोनिया का घर दूसरे शहर में था और वैसे भी ऐसे हुलिये में बेटी के ससुराल जाकर मजीद जलील होने का कोई फायदा न था। हम कई सालों से यहां आबाद थे। मोहल्ले के सभी लोग हमसे बखूबी वाकिफ थे। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर चली। आजा, नजमा की तरफ चलते हैं। अम्मा ने अपनी सहेली का नाम लिया। उनका घर गली के कोने पर था। हम जैसे ही खाला नजमा के घर के सामने से गुजरे तभी भाई को गली में दाखिल होते देखकर हैरान रह गए। वो भी हमें हैरानी से तक रहा था। क्या हुआ है? आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? वो हमारा जायजा लेता हुआ बोला
अम्मा और मेरे चेहरे से परेशानी आया थी। सब खैरियत तो है ना? वो हैरान होता बोला। तेरी बीवी ने हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया है। हम नजमा के घर जा रहे थे। अम्मा की आंख से आंसू गिरने लगे तो मेरी आंखें भी भीग गईं। ये क्या कह रही हो अम्मा? भाई को यकीन न आया। ये बिल्कुल सच है। वो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करती है और हम कई दिनों से फाके काट रहे हैं। अम्मा की हिचकी बन गई थी तो भाई ने आगे बढ़कर अम्मा को खुद से लिपटा लिया। अच्छा आप लोग घर चलें, घर चलकर बात करते हैं। भाई अम्मा को बाजू के हिसार में लिए घर की तरफ बढ़ा था। मैं तो सरप्राइज देने आया था। मुझे क्या मालूम था कि आप लोग इस कदर मुसीबत में हैं। आप पहले अंदर दाखिल हो, मैं एक तरफ खड़ा हूं। भाई ने होशियारी की थी। ये बात अम्मा और मेरे जहन में तो ना आई थी कि वो भाई के सामने मुकर सकती थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर के बाद भाभी की आवाज सुनाई दी। कौन? मैं किरण हूं भाभी, दरवाजा खोले। दूसरी तरफ खामोशी छा गई, जबकि कुछ देर के बाद भाभी की चिंगारती हुई आवाज सुनाई दी। तुम फिर वापस आ गई? अभी तो मैं सुख का सांस तक न ले पाई हूं। तुम दोनों माँ बेटी के लिए यहां कोई जगह नहीं है। वापस लौट जाओ। भाभी दरवाजा खोले प्लीज, हम रात के इस वक्त कहां जाएंगे? मैंने भाभी की मिन्नतें की और टेढ़ी आंखों से भाई की तरफ देखा। वो अपने बीवी के अल्फाज सुनकर हैरान था। मैंने कहा ना यहां से चले जाओ, क्यों मेरे सीने पर मूंग तलने के लिए चले आए हो? तुम तो कहती थी कि हम बेगैरत नहीं हैं। अब कहां गई तुम्हारी गैरत? चलो उठो यहां से और मुझे अपने शौहर के साथ सुकून की जिंदगी गुजारने दो। भाभी ने भाई के सामने अपना सारा पोल खुद ही खोल दिया था, जबकि उसे कुछ मालूम न था। भाई का जवाब दे गया और उसने आगे बढ़कर अपनी बीवी को आवाज लगाई, फायजा दरवाजा खोलो। भाई की आवाज सुनकर दूसरी जानिब खामोशी छा गई और अगले ही पल दरवाजा खोल दिया गया। भाभी हैरान नजरों से भाई को तक रही थी, जबकि भाई के पीछे मैं और अम्मा खड़े थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ और बहन के साथ ऐसा सलूक करने की? मैंने तुम्हें हाथों का छाला बनाकर रखा, तुम्हारी हर फरमाइश, हर ख्वाहिश पूरी की। मैंने अपनी माँ से ज्यादा तुम्हें फौकियत दी ताकि तुम्हें यहां पर एडजस्ट होने में वक्त न लगे। मैंने तुम्हारी हर बात को अव्वलीन तरजीह दी। इसके बावजूद तुमने मेरी माँ और बहन के साथ ये सलूक किया कि उन्हें उन्हीं के घर से चलता कर दिया। तुम कितनी बेहिस और जालिम हो। मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद न थी। तुम्हें तो चाहिए था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ और बहन का ख्याल रखो और उनको अपना बनाकर रखो, ना कि उनके साथ यूं जालिमों वाला सलूक करो। भाई अंदर दाखिल होते ही भाभी पर बरस पड़ा था। वो परेशान खड़ी थी। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है सच बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मुझे तंग करती है और मुझे घर से निकालना चाहती है। भाभी ने जल्दी से बात बनाने की कोशिश की, मगर अब कोई फायदा न था। पानी सर से गुजर चुका था। भाई अपने कानों से सब कुछ सुन चुका था। अपनी बकवास बंद करो। मैं जानता हूं तुम ड्रामा कर रही हो। अभी के अभी अपना सामान उठाओ, मेरे घर से निकल जाओ। जैसे तुमने मेरी माँ बहन को निकाला था, ऐसे ही तुम्हें अभी ये घर छोड़कर निकलना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, वरना मैं तुम्हें धक्के मार मार कर बाहर निकाल दूंगा। भाई ने गुस्से से उसे कहा और मुझे और अम्मा को लेकर कमरे में चला आया। वो भाई की मिन्नतें करने कमरे के दरवाजे पर आ पहुंची, मगर भाई उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार न था। भाभी को अपने किए का फल मिल चुका था और रोती पीटती अपना सामान लेकर वापस लौट गई थी। उसके अंदर लालच कूट कूट के भरा हुआ था। उसे इस बात का लालच था कि सारे के सारे पैसे वो रखे और अपने घर वालों पर खर्च करे, जबकि शौहर की कमाई में से नंद और सास पर 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। भाई ने अम्मा के पांव पकड़ लिए थे। मुझे माफ कर दे अम्मा, मुझे बिल्कुल अंदाजा न था कि वो आप लोगों के साथ ऐसा सलूक करती होगी। मुझे आपके खिलाफ काफी बातें किया करती थी और मुझे उसकी बातों पर यकीन हो चला था। भाई को अपने रवैये का एहसास हुआ तो अम्मा मुतमईन हो गई। तुम्हें हर रिश्ते में तवाजुन कायम रखना आना चाहिए। औरतें कम अकल होती हैं, वो इतना नहीं सोचती, मगर ये मर्द का काम है कि वो सोच समझकर फैसला करे। कुछ अरसा अपनी बीवी को सबक सिखाने की खातिर माँ बाप के घर रहने दो, मगर फिर उसे वापस ले आना। आखिर वो तुम्हारी बीवी है, उसको माफ कर देने में ही तुम्हारी भलाई है। अम्मा की बात सुनकर मुझे सख्त ताज्जुब हुआ था। अम्मा आप क्या कह रही हैं? वो इस लायक नहीं है कि भाई की जिंदगी में शामिल रहे। अम्मा ने मुझे गुस्से से घूरा। भाभी के बारे में ऐसी बात नहीं करते। अम्मा ने मुझे ही डांट दिया। अम्मा ने कुछ ही अरसे बाद भाई को जोर देना शुरू कर दिया कि वो भाभी को जाकर ले आए, मगर भाई टालता रहा। अभी उसे उधर ही रहने दें अम्मा। आप किरण की शादी के लिए सोचें। पहले किरण को उसके घर का कर दें, फिर फायजा के बारे में सोचेंगी कि क्या करना है। मेरी बहन सोनिया के ससुराल से मेरा रिश्ता आया था। अम्मा सोचो विचार में मुब्तला थी। बज़ाहिर इस रिश्ते में भी कोई बुराई न थी, मगर न जाने क्यों मेरा दिल खुश न था। उस्मान का रिश्ता आने पर जैसे मेरा दिल धड़का था, इस बार ऐसा कुछ न हुआ था।
भाई को इस रिश्ते पर कोई एतराज न था। अम्मा मेरी मर्जी जानना चाहती थी। अम्मा मुझे क्या मालूम, आप लोग देख लें जो आपको मुनासिब लगे। मैंने अम्मा को अब भी वही कहा जो पहले कहा था, मगर इस बार अम्मा ने गौर से मेरा चेहरा देखा था। इस बार रिश्ते का सुनकर तुम्हारे चेहरे पर वो रंग नहीं उभरे जो पहले उतरे थे। अम्मा बगौर मुझे देखती धीमे से बोली तो मैं नजरें चुरा गई। अम्मा तब और वक्त था, अब और वक्त है। मैं वक्त को कसूरवार ठहराकर खुद बरयूल से मां हो गई थी। आज शाम को रिश्ते वाले आ रहे हैं। वैसे तो मैं और तुम्हारा भाई दोनों ही राजी हैं, इसीलिए आज ही रिश्ता पक्का करके शादी की तारीख तय कर देंगे। अम्मा ने मुझे इत्तला पहुंचाई तो मेरा दिल उदास हो गया। भला इतनी भी क्या जल्दी थी। अम्मा की शुरू से आदत थी हथेली पर सरसों जमाने की। मैं बेदिली से शाम को तैयारी करने लगी थी। शाम को आते मेहमानों को देखकर मैं हैरान रह गई। वो उस्मान के घर वाले थे। अम्मा मेरी हैरानी देखकर मेरे करीब चली आई थी। उस्मान ने तुम्हारे भाई से बात की थी। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे बताया कि उस्मान का तुम्हारे लिए रिश्ता आया था, मगर तुमने मना कर दिया। इतना तो मुझे मालूम हो गया था कि तुम इस रिश्ते पर खुश थी, मगर मना करने की वजह मालूम न थी। तुम बताओ, क्या अब भी तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज है? मना करने का हक आज भी तुम्हारे पास है। अम्मा ने मुझे तमाम इख्तियारात दे दिए थे, मगर मैं क्यों कर इनकार करती, जबकि मेरा दिल उछल उछल कर उस्मान के हक में गवाही दे रहा था। आज मेरी मेहंदी की तकरीब थी। मैं हल्का सा बनाव सिंगार किए शर्माए बैठी थी। तभी मुझे सामने से भाभी आती दिखाई दी। मैं हैरान नजरों से उन्हें तकने लगी। मुझे माफ कर दो किरण, मैं अम्मा और तुम्हारे भाई से पहले ही माफी मांग चुकी हूं। मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल मुझे एकदम से इतनी इज्जत और इतना पैसा मिल गया तो मुझसे हजम न हुआ और मैं अपनी औकात से बाहर निकल गई। तुम्हारा भाई मेरा इतना ख्याल किया करता था, मेरी हर बात मानता था। मैंने उसकी नरम दिली का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। मैं जानती हूं कि अपनी जात से तुम्हें और अम्मा को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं वापस अम्मा के घर गई तो मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया जिन बहनों पर मैंने इतना पैसा लुटाया, अब वही मुझे वहां बर्दाश्त करने को तैयार न थी। वो सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ थी, किसी को मेरे हाल से कोई गर्ज न थी। अम्मा अब्बा भी मुझे कसूरवार ठहराते हैं। मुझे एहसास हो गया है कि अब मेरी इज्जत और जगह शौहर के घर में ही है, जबकि मेरी भाभियां तो मुझे एक दिन भी बर्दाश्त करने को तैयार न थी। पहले ही मेरी 4 बहनें बिन ब्याही बैठी हैं, अब एक और आकर उन पर बोझ बन गई थी। मैंने इतने अरसे में अपनी औकात पहचान ली है। तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें बिल्कुल बदल कर दिखाऊंगी। भाभी की इतनी तवील गुफ्तगू सुनकर मेरा दिल भी नरम पड़ गया। मैंने उसे सच्चे दिल से माफ किया तो वो आंखों में आंसू भरे मेरे गले लग गई। मैं रुखसत होकर उस्मान के संग उसके घर चली आई थी, मगर अब मैं इस बात पर मुतमईन थी कि मेरी मां हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। भाभी की अब इतनी जुर्रत न होती कि वो अम्मा को तंग करती, और भाई भी चूंकि भाभी से बाखबर हो गया था, लिहाजा वो अम्मा का खास ख्याल किया करता। भाई कुछ अरसे में वापस लौट गया। मैं सोनिया की तरह अम्मा से गाफिल न रहती, बल्कि अक्सर अम्मा की खबरगिरी लेने पहुंच जाती। वो खुश थी और अपनी बहू के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। भाभी अम्मा की ममनून थी कि उस नाजुक वक्त पर जब भाई जज्बात से भरा था, अगर वो चाहती तो भाभी को तलाक भी दिलवा सकती थी, मगर उन्होंने भी भाभी को माफ करके अपनी गलती सुधारने का मौका दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।